से वापस स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट को कुछ टाइम से थोड़े से बिजी थे, इसी वजह से आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस नहीं मिल पा रही थी, बट नाउ आई एम फ्री और अब आपको जो हमने शेड्यूल दे रखा है उसी हिसाब से वीडियोस देने वाले हैं। एक बात तो स्टूडेंट को हम हिंदी की वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थे यूपी बोर्ड के लिए, तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि हिंदी के लिए भी आपकी क्लासेस शुरू की जानी चाहिए, सुबह में एक छोटी सी वीडियो दे दिया करेंगे जिससे आपकी तैयारी थोड़ी थोड़ी होती रहे। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना और एक कमेंट छोड़ देना कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं। ओके, तो स्टूडेंट को हमारा फिजिक्स में चैप्टर 2 चल रहा था, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाला। इसका मैं एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपको वन डे ग्राफ जनरेटर कराने वाला हूं। बट स्टूडेंट को वो तो हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लो, जब तक ये चैप्टर कंप्लीट होगा उस लेक्चर में कभी ना कभी प्रोवाइड कर दूंगा। बट न्यूमेरिकल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आपको ये भी कराता रहूं। और देखो प्रैक्टिस सेट इसको बोला जाता है। प्रैक्टिस सेट में आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कराते हैं। तो आज मैं आपको वेरी शॉर्ट टाइप और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और कल आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। इसी हिसाब से आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिलती रहेंगी, पूरा सिलेबस कराएंगे। अभी स्लो होने का एक रीजन भी है यार, आप सभी को पता है कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपका जो सिलेबस है थोड़ा सा कम हो सकता है। इसी वजह से स्टूडेंट हम आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस नहीं दे पा रहे हैं। अगर कोर्स कम हो गया तो फिर आप कहोगे सर कोर्स कम हो चुका है, आप ये पढ़ाओ। तो स्टूडेंट हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। अगर कोर्स कम भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको तो तैयारी करानी ही पड़ेगी हमको, चाहे कोर्स ज़्यादा हो चाहे कम हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आज के वेरी शॉर्ट टाइप और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको कराऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्या कराऊंगा? ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो क्वेश्चन शो करूंगा, इधर साइड आपको क्वेश्चन दिखाई देगा और यहाँ पर मैं उसको आंसर आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो ये है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसका मात्रक है, ये हमको बताना है। तो स्टूडेंट देखो आप सभी को मैं इस चैप्टर में बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। क्या है? ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ऊर्जा का। और कभी कभी स्टूडेंट आपसे देखो अगला क्वेश्चन मैंने यही दिया है, तो यहां पर आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसका मात्रक, किस राशि का मात्रक है। 4 ऑप्शन रखे हैं, ऊर्जा का, वैद्युत विभव का, वेग का और संवेग का। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऊर्जा का। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, वहां पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। हमको बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान है वो कितना होता है। तो स्टूडेंट को यहाँ पर मैं आपको आंसर करके बताता हूँ। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान है स्टूडेंट वो आप सभी को मैं बता चुका हूँ, 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल, इतना होता है। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा भी सकता है, ठीक है। और मैं आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा भी बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जिससे एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर, जब हम उस इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभवांतर दे देंगे तो वो गति करेगा, त्वरित करेगा। तो जितनी एनर्जी वो प्राप्त करेगा उसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर स्टूडेंट ए ऑप्शन एकदम सही जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल। अब बात करते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है कि एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु स्थित हैं। तो ये दो बिंदु हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो कितना है? 0.5 मीटर। वीडियो को पूरा देखो करो अगर आप वास्तव में टॉपर बनना चाहते हो, क्योंकि हम बहुत कुछ अच्छे से कराने वाले हैं, टेंशन ना लो यार। अब ये कह रहा है कि 2 बिंदुओं में 50 वोल्ट का, इन दोनों बिंदुओं के बीच कितने वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है? 50 वोल्ट का। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं, आर कितना दे रखा आपको? 0.5 मीटर और 50 वोल्ट का विभवांतर, तो वी कितना है? 50 वोल्ट। उसके बाद आगे कह रहा है कि 2 कूलम का जो आवेश है उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे हैं। चाहे आप इस बिंदु को मान लो, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, चाहे इधर से इधर लेके जाओ या फिर इधर से इधर लेके आओ, ठीक है। कितना है? 2 कूलम का आवेश है। तो यहाँ पर आप लिखोगे सभी Q बराबर 2 कूलम, ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कितना कार्य करना पड़ेगा, तो W आप सभी को निकालना है। तो आपने विभवांतर या विभव की परिभाषा पढ़ रखी है, वहाँ पर सूत्र है V बराबर W/Q, सभी को पता होगा। अगर हम क्रॉस मल्टीपल मारें तो कुछ इस प्रकार से करेंगे, तो W का जो मान है वो क्या निकल के आएगा? Q × V। Q का मान देखो जरा कितना दे रखा आपको? 2, और V का मान देखो आपको कितना दे रखा है? 50। तो 50 दूनी कितना हो गया? 100 जूल।
बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहेंगे, सर ये डिस्टेंस दे रखा है, क्या इसका यूज़ नहीं होगा? तो नहीं होगा यार, हमें डिस्टेंस से यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। अगर हमारा आवेश यहाँ पर था तो अगर इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लेकर जाएंगे तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, और अगर यहाँ पर है तो यहाँ से जब इधर लेकर आओगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा, ये हमको बताना था। तो इस तरीके से हमारे 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। और देखो वीडियो पसंद आए करो तो आप सभी, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, जो भी सब्जेक्ट इस टाइम चल रहा है, सभी की वीडियो पे एक लाइक ज़रूर किया करो यार, हमारे मोटिवेशन के लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो इसमें कह रहा है, यदि एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से, मतलब कोई विभव क्षेत्र है, निम्न विभव का क्षेत्र है, मतलब वहाँ पर विभव कैसा है, कम है, और उच्च विभव के क्षेत्र में हम इसको लेकर जाना चाहते हैं। निम्न विभव के क्षेत्र से कोई एक धनावेश मान लो, उसको हम निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में लेकर जा रहे हैं, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा वो हमको निकालना है। देखो आप यहाँ पर ये सूत्र लगा सकते हो, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, यहाँ से भी इसका निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर U और V के बीच अगर हम रिलेशन देखें फॉर एग्जाम्पल, तो U प्रोपोर्शनल V स्क्वायर है या नहीं है। अगर धनावेश को कम विभव वाला क्षेत्र है उससे उच्च विभव वाले क्षेत्र में लेके जा रहे हैं, मतलब पहले V का मान कम है तो U का मान कम होगा, फिर हमने V का मान बढ़ा दिया क्योंकि उच्च विभव के क्षेत्र में उसको लेकर चलेगी। तो जब उसको उच्च विभव के क्षेत्र में लेकर जाया जाएगा तो U का मान बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो स्टूडेंट, U के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा या बढ़ती है। तो ए ऑप्शन एकदम सही है इसका, बढ़ती है, ठीक है। क्यों बढ़ती है, रीजन मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। U और V के बीच रिलेशन निकालोगे तो U प्रोपोर्शनल V को निकल के आएगा, ठीक है। तो जब हम V का मान बढ़ाएंगे, क्योंकि निम्न विभव है, पहले विभव कम था लेकिन फिर हमने बढ़ा दिया, तो U का जो मान है स्टूडेंट वो बढ़ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, तो हमारा ए ऑप्शन एकदम सही होगा। चलो अब बात करते हैं आज के 5 क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक बताना कौन सा है। तो आप सभी ने क्या सूत्र पढ़ रखा है, C बराबर Q/V। Q का मात्रक क्या होता है, कूलम, और V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो एक मात्रक तो हमारा बन जाता है कूलम प्रति वोल्ट, ठीक है। तो एक तो आपको ऑप्शन में वो ये दे सकता है, या फिर दे सकता है एक और फैरड। क्या दे सकता है, फैरड। तो यहाँ पर देखो कौन सा दे रखा है इसने, 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें कौन सा सही है, डी ऑप्शन एकदम सही जाएगा। ये हमारा डी ऑप्शन दे रखा है इसने, कूलम प्रति वोल्ट। और फैरड दे रखा होता तो फिर हम फैरड पर क्लिक कर देते, दोनों में से एक ही देगा, या तो वो ये दे सकता है या फिर ये दे सकता है। चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की स्टूडेंट। 6वां क्वेश्चन है आज का हमारा, कि एक धातु के गोले की धारिता दे रखी है 1 माइक्रोफैरड। तो धारिता दे रखी है कितनी, C, कितनी दे रखी है, 1 माइक्रोफैरड। इसको आप फैरड में चेंज कर लो, तो 1 इंटू, मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि 1 माइक्रोफैरड में 10⁻⁻⁶ फैरड होते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है उसकी त्रिज्या लगभग होगी, मतलब C निकालना है यार हमको। तो देखो आप सभी ने विलगित गोलीय चालक की धारिता, मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, डेरिवेशन कराया था, तो वहाँ पर आप सभी ने पढ़ रखा होगा C बराबर 4πε0A। अब आप सभी कहोगे सर आपने इसकी वैल्यू अभी तक नहीं बताई हमको, बट स्टूडेंट हम आपको एक वैल्यू बता चुके हैं, 1/4πε0 बराबर क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, बता चुके हैं आप सभी को। और ε0 का मान भी हमने आप सभी को बताया था, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो रिवीजन करना भी जरूरी है, मैं जब दोबारा से बोलता हूँ तो आपको थोड़ा बहुत जरूर याद आता होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीपल मारोगे, तो 4πε0 बराबर 9 × 10⁹ यूनिट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, यही रहेगा। बट हमें यार इनटू, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे करीब मल्टीपल हो रहा है, तो इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1। बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए यार, इसकी चाहिए, तो हम इसको पक्षांतर कर देंगे, इसके बट्टे में चला जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 4πε0 बराबर 1/9 × 10⁹, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो कि इस वैल्यू का पूरे को हटा सकते हो और इसकी जगह आप इस वैल्यू को लगा सकते हो। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ से पूरा हटा दूंगा और इसकी जगह इसको लगा दूंगा। तो क्या करोगे, 1/9 × 10⁹। अब एक चीज़ और देखो, आपको C कितना दे रखा है, 1 × 10⁻⁶ इंटू A। अब आप क्या करोगे, इसके नीचे आप 1 मानोगे, क्या मानोगे, 1, और क्रॉस मल्टीपल मार दोगे, तो आपका A बराबर ये पूरी वैल्यू देखो क्या लिखोगे, हमें मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो A बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, 1 × 10⁻⁶ गुणा
9 इंटू 10 दी पावर 9, 9 इंटू 10 दी पावर 9, 9 एकम 9, 9 में से 6 गए कितना बचा 10 की पावर 3। तो आप इतना मीटर लिख सकते हो, या फिर आप सभी को पता है कि 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है, तो मैं इसको 9 किलोमीटर भी लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा जो छठा सवाल है वो क्लियर हो जाएगा और ए ऑप्शन एकदम सही होगा इसका 9 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा किस टाइप से हमने न्यूमेरिकल किया है। देखो ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, तो हम हर टाइप की तैयारी कराने की कोशिश करेंगे आप सभी को। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं। अब 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि 2 आवेशित वस्तुएं हैं, 2 वस्तुएं मान लो, एक ये वस्तु मान लो फॉर एग्जांपल, एक दूसरी वस्तु ये है। 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ दिया हमने, इससे इसको जोड़ दिया, उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। कब नहीं होगी? 3 कंडीशन 4 कंडीशन है। आवेश समान हो, दोनों पर अगर आवेश बराबर है, फॉर एग्जाम्पल धनावेश मान लिया, दोनों पर आवेश समान है तो धारा एक से दूसरे पर नहीं जाएगी। धारिताएं समान है, अब विभव समान है या प्रतिरोध समान है। तो याद रखना स्टूडेंट, अगर दोनों के विभव समान हैं, अगर दोनों के विभव समान है तो विद्युत आवेश या विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। मैं आप सभी को आवेशों के पुनर्वितरण में बता चुका हूं। अगर दोनों चालकों के विभव समान हो जाते हैं तो एक चालक से दूसरे चालक पर जो आवेश जा रहा था वो नहीं जाता। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि दोनों के विभव समान हो चुके। तो यहां पर आपका राइट आंसर जाएगा विभव समान है, तो सी ऑप्शन एकदम सही है, विभव समान है। चलो आगे बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। यहां पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के आवेश पर, प्लेटों के बीच अंतराल पर। तो देखो मैंने सी बराबर आप सभी को एक सूत्र लिखाया था, अगर याद हो तो, एप्सिलॉन के ए अपॉन टी। तो यहां पर देखो क्या क्यू है, आवेश है क्या इसमें, के है पराविद्युत माध्यम है, क्षेत्रफल है, और डी क्या है, दूरी। तो दूरी, क्षेत्रफल और प्लेटों की जो प्रकृति है, आकृति है, उस पर डिपेंड कर रहा है। आकृति का मतलब क्षेत्रफल हो गया, आकार आकृति दोनों का मतलब सेम हो जाएगा। अंतराल, अंतराल का मतलब डिस्टेंस हो गया। और अगर परावैद्युत माध्यम होता तो वो भी राइट जाता, बट किस पर डिपेंड नहीं करेगी तो वो होगा आवेशों पर। तो आपका सी ऑप्शन एकदम सही जाएगा, प्लेटों के आवेश पर, क्योंकि यहाँ पर आपको आवेश नहीं दिखाई दे रहा है, प्लेटों के आवेश पर। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है, प्लेटों के आवेश पर। चलो आगे बात करते हैं आज के 9वें क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है, देखो ये पहले की तरह ही है, एक आवेशित संधारित्र है, हमने उसको बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जुड़ा है। यदि इसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की हमने एक पट्टी रख दी तो निम्न में से कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। समझो ये हमारा एक आवेशित संधारित्र है, ठीक है, और हमने इसको बैटरी से, ये किससे जुड़ा हुआ, किसी सेल से जुड़ा हुआ है, किससे, सेल से जुड़ा हुआ, हमने किसी सेल से इसको जोड़ दिया है। एक पर पॉजिटिव होगा, दूसरे पर नेगेटिव। यदि इसकी प्लेटों के बीच हमने कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी, ऐसे करके हमने कोई परावैद्युत माध्यम की पट्टी रख दी, तो निम्न में से कौन सी मात्रा अपरिवर्तित नहीं होगी। तो याद रखना स्टूडेंट, इनके बीच, प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जितने हमने विभवांतर लगा रखा है उतना ही रहेगा। इस प्लेट को जब प्रवेश कराओगे तो इसका विभवांतर पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आवेश परिवर्तित हो सकता है क्योंकि कुछ आवेश इधर भी वितरित होने वाला है, धारिता बदल जाएगी, ऊर्जा भी बदल जाएगी, बट विभवांतर परिवर्तित नहीं होगा। तो 9 का क्या आ जाएगा राइट आंसर, बी, विभवांतर। ठीक है, तो प्लेट अगर किसी परावैद्युत माध्यम की प्रवेश कराओगे तो जो विभवांतर है प्लेटों के बीच उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, इसको समझना। 6 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र हैं, तो C1, C2, C3 तीनों की धारिताएं कितनी है, 6 माइक्रोफैराड। अभी कह रहा है इनसे प्राप्त की जा सकने वाली न्यूनतम तथा अधिकतम धारिता, मतलब इन तीनों को हम किस प्रकार जोड़ें कि हमें अधिकतम धारा प्राप्त हो और एक अधिकतम धारिता प्राप्त हो, और इन तीनों को किस प्रकार जोड़ें कि न्यूनतम धारिता प्राप्त हो। अगर हम इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम का सूत्र आप सभी को पता है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो C1 की जगह 1/3, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 6, तो कितना आएगा 1 + 1 + 1, यही तो आएगा।
C1 की जगह 6 लगाओगे, C2 की जगह 6 लगाओगे, तो 6 से 6 को डिवाइड करोगे 1 1 1 1, तो कितना है 1/C 3/6। कितना आ गया C का मान 2 माइक्रोफेराड। एक कंडीशन तो ये आएगी, अब 2 माइक्रोफेराड तीनों को जोड़ने पर न्यूनतम प्राप्त हो रहा है। तो कहने का मतलब है अगर हम तीनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमें निम्नतम धारिता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं समांतर क्रम की, तो लिख दोगे समांतर क्रम। तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना आ गया 18 माइक्रोफेराड। तो ये क्या है स्टूडेंट, अधिकतम वैल्यू है। तो अगर हम तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमें अधिकतम धारिता प्राप्त होगी, और तीनों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमें न्यूनतम धारिता प्राप्त होगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, और उम्मीद करता हूँ ये 10 के 10 आपको क्लियर हो गए होंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की, ठीक है ना। चलो मिटा देते हैं इसको। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई भी दिक्कत हो यार कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, कमेंट करके बता सकते हो, बट डोंट बी डिसलाइक, ओके, डिसलाइक मत करना बस। और कुछ बच्चों को हमारी राइटिंग समझ में नहीं आती, तो देखो राइटिंग से मतलब नहीं होना चाहिए, हम जो बोल रहे हैं आप वो लिख सकते हो। और देखो थोड़ा फास्ट लिखना पड़ता है स्टूडेंट, तो राइटिंग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ठीक है। नोट्स हमने जो बना रखे हैं वो हमारी ही कहते हैं राइटिंग में है, बहुत अच्छे से बनाए हैं। चलो अब बात करते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की, ठीक है। इसको हटा देते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। अब देखो पहला क्वेश्चन, यहाँ पे थ्योरी नहीं लिखूंगा, थ्योरी में आपको पहले ही लिखा चुका हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है वैद्युत धारिता की परिभाषा, मात्रक तथा विमेय सूत्र। तो देखो C बराबर आप सभी ने क्या पढ़ रखा है, Q/V। तो आप इसे इसकी परिभाषा बना सकते हो, किसकी, वैद्युत धारिता की। क्या बनाओगे, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। डेफिनेशन क्या कहती है, तो किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को, Q क्या है यहाँ पर, चालक को दिया गया आवेश, V क्या है, चालक के विभव में वृद्धि। तो किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। बन गया यार, सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। बना सकते हो, बनाना सीख जाओ फिजिक्स से ही। अब बात आती है कि इसका मात्रक कैसे बनाओगे। Q का मात्रक मैं आप सभी को बता चुका हूँ, कूलम होता है, और विभव का मात्रक आप सभी को पता है, वोल्ट होता है। तो एक यूनिट तो इसका कूलम प्रति वोल्ट बन जाता है, दूसरा क्या बनता है, फैराड। क्या बनता है, फैराड। अब बात आती है कि इसकी विमा बताइए, विमेय सूत्र या विमा कैसे निकालोगे। तो यार इसी से विमा निकाल सकते हो आप, C की विमा मात्रक से बनाना है, ठीक है ना। तो कूलम को तो कूलम ही रहने दो। अब वोल्ट को आप चेंज करोगे जूल प्रति कूलम में, तो प्रति ऊपर पहुंच जाएगा इनटू कूलम। बस आप सभी को इन सभी की विमा तो पता होंगी। आवेश का मात्रक कूलम होता है, इसकी विमा क्या होता है, 80। दो जगह लिखा हुआ है तो 80 और इधर भी 80। जूल ml की पावर 2 t की पावर -2। m को ऊपर लेके जाओगे m की पावर -1, l को ऊपर लेके जाओगे l की पावर -2, t -2 ऊपर जाएगा तो t की पावर 2 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक t ये रहा, एक t ये रहा, तो कितना हो जाएगा, t की पावर 4 और a की पावर 2। तो ये हमारी विमा हो जाएगी वैद्युत धारिता की। इस तरीके से स्टूडेंट जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलो सेकंड क्वेश्चन भी आप यहीं पर देख सकते हो। ये कह रहा है कि दो आवेशित चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा हानि के लिए सूत्र, मैं आप सभी को बता चुका हूँ, डेरिवेशन भी करा चुका हूँ। ऊर्जा हानि के लिए मैंने आपको सूत्र लिखाया था, फॉर्मूला फॉर एनर्जी लॉस। दो आवेशित चालक है, उनको हमने जोड़ दिया है, तो क्या निकल के आता था, U - U डैश बराबर 1/2 C1 C2, ब्रैकेट में यहाँ पर C1 + C2, और ऊपर था हमारा V1 - V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही तो है ऊर्जा हानि के लिए सूत्र। ऊर्जा हानि U - U डैश बराबर 1/2 C1 C2 बटे C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऊर्जा हानि के लिए हमारा सूत्र है। तो दो क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, इसको मिटा देते हैं। देखो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। और जितने भी लेंदी से लेंदी क्वेश्चंस हैं यार सब कराएंगे। अभी प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट गया तो आपको हम प्रीवियस पेपर भी कराने वाले हैं, कोर्स भी हमारा चलेगा, ठीक है, सब कुछ कराया जाएगा। कोई भी इस बार क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा नहीं जाएगा। और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी हम आपको कराएंगे। 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाने तो उसके बाद एनसीईआरटी के पहले चैप्टर से न्यूमेरिकल्स करा देंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो मैं आप सभी को बता चुका हूँ। संधारित्र की धारिता यहाँ लिखोगे, संधारित्र की धारिता निम्न बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी बातें हैं वो? पहली बात है सी प्रोपोर्शनल ए, संधारित्र की जो धारिता है वो संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर प्लेटों का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो सी का मान संधारित्र की जो धारिता है वो भी ज़्यादा होगी, और अगर क्षेत्रफल कम है तो धारिता भी कम हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है सी प्रोपोर्शनल के, संधारित्र की प्लेटों के बीच जो परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है उसके परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है संधारित्र की धारिता। अगर हमने प्लेटों के बीच जो दो प्लेटें ले रखी हैं, अगर इनके बीच अधिक परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक भर दिया है तो सी का जो मान है स्टूडेंट वो बढ़ जाएगा, और अगर कम भरा है तो घट जाएगा। एंड थर्ड वन इज सी प्रोपोर्शनल 1/d, जो संधारित्र की धारिता है वो प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर प्लेटों के बीच की दूरी ज़्यादा है तो सी का मान घट जाएगा, धारिता जो है वो कम हो जाएगी, और डी का मान अगर हमने कम कर दिया तो सी का मान बढ़ जाएगा। तो संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये तीन बातें हैं जिन पर संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए। तो यहाँ लिखोगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। देखो स्टूडेंट, अगर आपसे सूत्र पूछा जा रहा है तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहले तो आपको सूत्र लिखना है C बराबर ε0 KA/d, और सूत्र लिखने के बाद सारी चीज़ें बता देना। C क्या है, धारिता, संधारित्र की धारिता, K क्या है, परावैद्युतांक, A क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल, D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। अगर आप ये सारी चीज़ें लिखोगे, एक नंबर का सवाल है तभी आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने इतना लिख दिया तो आपको हाफ नंबर मिलेगा, क्योंकि आपने सारी चीज़ों को नहीं बताया है इस सूत्र में कि ε0 वायुत्व निर्वात की वैद्युशीलता होती है। ठीक है, तो आप याद रखना 1 नंबर के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। चलो इसको मिटा देते हैं, अब हमारा कंप्लीट भी हो चुका है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बोर्ड परीक्षाओं में। देखो स्टूडेंट, पांचों क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई संधारित्र है उसको एक सीमा से अधिक आवेश देना संभव क्यों नहीं है। अगर कोई कैपेसिटर है, ठीक है, हमने इसको आवेश दे दिया, अब इसके बीच कोई परावैद्युत माध्यम भरा होगा। अगर हम इस संधारित्र को आवेश देते गए तो क्या होगा, विभवांतर बढ़ेगा। आवेश देने पर क्या होगा, प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ेगा। विभवांतर बढ़ने से क्या होगा, संधारित्र की प्लेटों के बीच जो हमने परावैद्युत पदार्थ ले रखा है उसमें क्या हो जाएगा, इंसुलेशन हो जाएगा, वैद्युत रोधन हो जाएगा, और जो हमारा कैपेसिटर है वो चिंगारी देकर निरावेशित हो जाएगा। तो अगर हम कैपेसिटर को एक सीमा, एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा अगर हमने आवेश दे दिया तो जो हमारा संधारित्र है वो चिंगारी देकर निरावेशित हो जाएगा, अर्थात किसी भी काम का नहीं रहेगा। इसी वजह से संधारित्र को एक सीमा से ज़्यादा आवेश हम नहीं दे सकते, जितनी उसकी लिमिट है उसको उतना ही आवेश दिया जा सकता है। तो आप इसमें क्या लिखोगे कि अगर हम संधारित्र को आवेश देंगे तो आवेश देने से विभवांतर बढ़ेगा, क्या होगा, विभवांतर बढ़ेगा, और संधारित्र की प्लेटों के बीच जो परावैद्युत पदार्थ है उसमें इंसुलेशन हो जाएगा, वैद्युत रोधन हो जाएगा, और संधारित्र चिंगारी देकर निरावेशित हो जाएगा। इसी वजह से संधारित्र को एक सीमा से अधिक आवेश देना संभव नहीं है। ठीक है, इतना लिख लेना इसमें। छठा क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्या कोई ऐसा चालक है जिसको असीमित आवेश दिया जा सके। सोच के देखो जरा, है अगर है जानते हो कमेंट बॉक्स में बता देना कि ऐसा कौन सा चालक है जिसको हम एक सीमा से ज़्यादा आवेश दे सकते हैं, और अगर आपको ना पता हो तो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना, इसका आंसर आप कमेंट कर देना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की। संधारित्र में साधारणतः प्रयुक्त होने वाले किन्हीं दो परावैद्युत पदार्थों के नाम लिख लें। तो मोम कागज, मोम कॉमा कागज, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है 8वां, तीन संधारित्र के संयोग से अधिकतम धारिता कैसे प्राप्त करोगे। तो अभी मैंने आपको बताया था, अगर हमें अधिकतम धारिता चाहिए और 3 कैपेसिटर हैं तो कैसे जोड़ना पड़ता है उनको, समांतर क्रम में, समांतर
क्रम में। और अगर न्यूनतम धारिता चाहिए तो उनको कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। न्यूनतम धारिता के लिए कैसे जोड़ोगे इनको? श्रेणी क्रम में। क्लियर है? तो अगर 3 कैपेसिटर हैं और उनसे हम अधिकतम धारिता प्राप्त करना चाहते हैं तो तीनों को या समांतर क्रम में जोड़ दो। अगर आपको न्यूनतम धारिता चाहिए तो तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दो। ठीक है, इतना क्लियर है? 8वां क्वेश्चन का आंसर हो गया। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी आप करके बताओगे। चलो मैं बताता हूँ कैसे करोगे। CR की विमा निकालनी है। CR की विमा, C स्टूडेंट यहाँ पर क्या है? धारिता है और R क्या है? प्रतिरोध। तो देखो यूनिट से मैं विमा निकालूंगा कैसे? C का मात्रक आप सभी ने क्या पढ़ रखा है? एक तो फैराड है, मैं इसको कूलाम प्रति वोल्ट लिख सकता हूँ, कूलाम प्रति वोल्ट। और R बराबर V/I, आप सभी ने पढ़ रखा होगा। V का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर। तो वोल्ट से आप वोल्ट काट सकते हो। और कूलाम को भी हम तोड़ के लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड में। तो एम्पियर इंटू सेकेंड, नीचे क्या चलना है हमारा? एम्पियर। क्या करोगे? एम्पियर से एम्पियर को काट दोगे, क्या रह गया? सेकेंड। और सेकेंड की विमा हम क्या लगा सकते हैं? टी। तो CR की जो विमा है स्टूडेंट वो क्या होगी? टी। तो इस तरीके से हमारा नवा, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है इस टाइप का सवाल। तो आप इसको सही तरह प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। इसके बाद हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी और अगली वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ। ठीक है, और जो आपका एक बुरे के है ना लेक्चर वान डायग्राफ जनरेटर, वो भी मैं आपको जब तक ये चैप्टर कंप्लीट होगा तब तक मैं करा दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, और अब आपको हम रेगुलर बेसिस पर वीडियोस देंगे जो हमने टाइम टेबल इश्यू कर रखा उसी हिसाब से। चलो अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, 10वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है आवेशित संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में कहाँ रहती है? अगर कोई आवेशित संधारित्र है तो यहाँ लिखोगे आवेशित संधारित्र में, आवेशित संधारित्र में ऊर्जा प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र के रूप में रहती है। वैद्युत क्षेत्र के रूप में रहती है। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपका आंसर खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट देखो कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, और भी अगर होंगे तो मैं आपको करा दूंगा, टेंशन मत लेना। परावैद्युत सामर्थ्य है, भंजक विभवांतर है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयार करने हैं। ऊर्जा घनत्व मैं आपको बता चुका हूँ किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की वीडियो को तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब देखो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सब करा दिए जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इस बार ऐसा नहीं आने वाला यार, चाहे वो लो लेवल का हो चाहे वो हाई लेवल का हो, हर टाइप का क्वेश्चन हम कराएंगे आप सभी के लिए। बहुत अच्छे से इस टाइप हमने शेड्यूल बना रखा है आप सभी को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, किसी भी क्वेश्चन के लिए हर टाइप का क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। NCERT की आपको एक्सरसाइज भी कराई जाएगी, और जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये प्यारी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई है तो लाइक कर दो, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक मत करना, सजेस्ट कर देना कि आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए कमेंट बॉक्स में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।